नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। कहा, ब्रिक्स विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की प्रभावशाली आवाज। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान की स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श होने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। केंद्र अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए वर्ष 2022 से सामान्य पात्रता परीक्षा देश के सभी जिलों में आयोजित करेगा। सीईटी के जरिए प्रारंभ में देश भर में कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग और रेलवे के रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। भारत और डेनमार्क ने हरित ऊर्जा पर महत्वपूर्ण साझेदारी के हिस्से के तौर पर संयुक्त रूप से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का भी शुभारंभ किया। ई श्रम पोर्टल सरकार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों तक कल्याण योजनाएं पहुंचाने में मददगार होगा। नागर विमानन मंत्रालय ने हितधारकों के प्रति पारदर्शी तरीके से जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 100 दिन की योजना तैयार की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास राष्ट्रीय संस्थानों की रैंकिंग में शीर्ष पर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 72 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.5%। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच और अलेक्जेंडर ज़वेरेव पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में ब्रिटेन की एमा राडुकानु का सामना ग्रीस की मारिया सरकारी से और कनाडा की लेला फर्नांडीज बेलारूस की अरियाना साबालेंका से खेलेंगी। समाचार संध्या में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं मुकेश कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और ये विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक सशक्त आवाज बन चुका है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित ब्रिक्स के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मंच दुनिया के विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के मामले में प्रभावी साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ने कई सशक्त संगठन शुरू किए हैं। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट और एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म जैसी मजबूत संस्थाओं का सृजन किया है। निसंदेह गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, मगर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आत्मसंतुष्ट न हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और प्रभावी बने। हमें यह सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और परिणामदायी हो। भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए जो थीम चुना है वह यही प्राथमिकता दर्शाता है। ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये 4 C एक प्रकार से हमारी ब्रिक्स भागीदारी के मूल सिद्धांत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में पहला डिजिटल ब्रिक्स स्वास्थ्य सम्मेलन आयोजित किया गया, जो प्रौद्योगिकी की मदद से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की अनूठी पहल थी। उन्होंने कहा कि नवंबर में ब्रिक्स के सदस्य देशों के जल संसाधन मंत्री पहली बार मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से मुकाबला करने की एक कार्य योजना का प्रस्ताव भी ब्रिक्स में पहली बार पारित किया गया। श्री मोदी ने कहा कि दूर संवेदी उपग्रहों के मामलों में भी सदस्य देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। हमारे कस्टम्स विभागों के बीच
सहयोग से इंट्रा ब्रिक्स व्यापार आसान होगा। एक वर्चुअल नेटवर्क के रूप में ब्रिक्स वैक्सीनेशन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू करने पर भी सहमति बनी है। ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म एक और नई पहल है। इन सभी नए इनिशिएटिव्स ने न सिर्फ हमारे नागरिकों को लाभ मिलेगा, हमारा ब्रिक्स संगठन भी आने वाले समय में प्रासंगिक रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष कोविड महामारी की वजह से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद ब्रिक्स की ओर से 150 से अधिक बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें से 20 से ज्यादा मंत्री स्तर के थे। शिखर बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री दूसरी बार ब्रिक्स शिखर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2016 में शिखर बैठक की अध्यक्षता की थी। भारत इस महीने की 11 तारीख को नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन इस वार्ता में भाग लेने के लिए कल से 12 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वार्ता के एजेंडे में आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा की गई विकास की पहल की सराहना की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी इस बैठक में मौजूद थे। केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी वर्ष 2022 में देश के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अन्य परीक्षाओं को भी सीईटी के दायरे में लाने की योजना है। उन्होंने इसे एक बड़ा सामाजिक सुधार बताते हुए कहा कि नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को इससे बहुत सुविधा होगी। श्री सिंह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के शीर्ष अधिकारियों के लिए लेह में आयोजित 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपनी एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश को अपने सैन्य बलों पर पूरा भरोसा है। श्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजस्थान के बाड़मेर में गंधव भकासर खंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। श्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश का आपात लैंडिंग फील्ड न केवल मन में नया विश्वास बल्कि सुरक्षा की भावना भी पैदा करता है। 3 किलोमीटर का यह स्ट्रेच है और 19 माह के अंदर तैयार हुआ है। कोविड के बावजूद, जबकि सारा हिंदुस्तान कुछ समय के लिए रुक गया था, सारे कामकाज ठप पड़ गए थे, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी 19 माह के अंदर इसे तैयार करना, इसके लिए जितने भी प्रशंसा की जाए सचमुच वह कम है। इसके साथ ही 3 हेलीपैड्स भी बगल में आपने तैयार कराए हैं, कुंदनपुरा, सिंघानिया और ये बखाशर, और यह इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड और 3 हेलीपैड्स तैयार हुए हैं। मैं समझता हूं कि युद्ध के समय ही नहीं है, बल्कि यदि प्राकृतिक आपदा यदि आती है और आम लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता होती है, तब भी यह एयर स्ट्रिप और यह हेलीपैड्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। श्री नितिन गडकरी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों के 20 स्थानों पर इस प्रकार की लैंडिंग फील्ड का विकास किया जा रहा है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि दिल्ली और जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक राजमार्ग के निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। ई श्रम पोर्टल सरकार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों तक कल्याण योजनाएं पहुंचाने में मददगार साबित हो रहा है। ई श्रम पोर्टल की शुरुआत के बाद से अब तक असंगठित क्षेत्र के 27 लाख से अधिक श्रमिकों ने इस पर पंजीकरण कराया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है और वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो वह मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए प्राप्त करने का पात्र होगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 72 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज नई दिल्ली में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि देश में टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ रहा है। मई 2021 में प्रतिदिन 20 लाख टीके लगाए गए, सितंबर में ये बढ़कर 78 लाख पर पहुंच गए हैं। श्री भूषण ने कहा कि देश की 18% वयस्क आबादी को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी हैं और 58% लोगों को कम से कम एक खुराक दी गई है। उन्होंने कहा कि सिक्किम, दादरा और नगर हवेली तथा हिमाचल प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। श्री भूषण ने कहा कि देश में 35 जिलों में साप्ताहिक संक्रमण दर 10% से अधिक है। 35 जिले ऐसे हैं जहां 10% से अधिक साप्ताहिक पॉजिटिविटी हम देख रहे हैं। इसमें 2 जिले हिमाचल में हैं, अधिकांश जिले केरल के हैं और कुछ जिले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। 30 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 5% से अधिक है और 10% से कम है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,93,614 रह गई है। उन्होंने बताया कि मौजूदा स्वस्थ होने की दर 97.5% है। मेघालय में कोविड से कल हुई 2 मौतों के बाद राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,339 हो गई है। राज्य में आज कोविड के 218 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या 1,970 हो गई है। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 74,380 हो गई है। राज्य में अब तक 13,77,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसमें 10,40,000 से अधिक लोगों को कोविड का पहला टीका और 3,37,000 से अधिक लोगों को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने हितधारकों के प्रति पारदर्शी तरीके से जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 100 दिन की योजना तैयार की है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कुशीनगर, देहरादून, अगरतला और ग्रेटर नोएडा के जेवर हवाई अड्डों का उन्नयन और निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुशीनगर हवाई अड्डे में एयरबस 321 और बोइंग 737 की सफल लैंडिंग के लिए तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुशीनगर बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु रहेगा। केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में डेनमार्क के जलवायु, ऊर्जा और उपयोगिता मंत्री डैन जोर्गेनसन से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना देश की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हरित ऊर्जा की क्षमता पर चर्चा करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत परिवहन क्षेत्र सहित लद्दाख, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों को पूरी तरह से हरित ऊर्जा युक्त बनाने पर विचार कर रहा है। दोनों मंत्रियों ने हरित ऊर्जा पर महत्वपूर्ण साझेदारी के रूप में संयुक्त रूप से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का भी शुभारंभ किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। कहा, ब्रिक्स विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की प्रभावशाली आवाज। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान की स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श होने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। केंद्र अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए वर्ष 2022 से सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी देश के सभी जिलों में आयोजित करेगा। सीईटी के जरिए प्रारंभ में देश भर में कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग और रेलवे के रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। भारत और डेनमार्क ने हरित ऊर्जा पर महत्वपूर्ण साझेदारी के हिस्से के तौर पर संयुक्त रूप से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का भी शुभारंभ किया। ई श्रम पोर्टल से सरकार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों तक कल्याण योजनाएं पहुंचाने में मदद मिल रही है।
नागर विमानन मंत्रालय ने हितधारकों के प्रति पारदर्शी तरीके से जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक 100 दिन की योजना तैयार की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास राष्ट्रीय संस्थानों की रैंकिंग में शीर्ष पर। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 72 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.5% हुई। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच और अलेक्जेंडर जेवरोव पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में ब्रिटेन की एमा राडुकानु का सामना ग्रीस की मारिया सकारी से और दूसरे सेमीफाइनल में कनाडा की लेलाह फर्नांडीज बेलारूस की आरियाना साबालेंका आमने सामने होंगी। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आज कहा कि आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने में करदाताओं को आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया। इसी तरह पिछले वर्ष 2020-21 के लिए लेखा रिपोर्ट दाखिल करने की तिथि भी पहले 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी। इसे अब 15 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है। आईआईटी मद्रास राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में समग्र श्रेणी में शीर्ष पर रहा है। रैंकिंग में बेंगलुरु का भारतीय विज्ञान संस्थान दूसरे स्थान पर और आईआईटी बॉम्बे तीसरे स्थान पर है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज NIRF रैंकिंग 2021 जारी की। ये रैंकिंग इंजीनियरिंग, फार्मेसी प्रबंधन और समग्र अनुसंधान सहित विभिन्न श्रेणियों में जारी की गई है। रैंकिंग की पूर्ण सूची NIRF की आधिकारिक वेबसाइट nirfindia.org पर देखी जा सकती है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्त गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में शुक्रवार को शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाता है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात करेंगे अर्जुन लाल सेठी की। उनका जन्म 9 सितंबर 1880 को जयपुर में हुआ था। वे क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी और शिक्षक थे। सेठी ने कलेक्टर का पद भी ठुकरा दिया। उनका मानना था यदि उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के तहत काम किया तो राष्ट्र की आजादी के लिए काम कौन करेगा। रास बिहारी बोस ने उन्हें राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी सौंपी। इंदौर में कल्याणमल महाविद्यालय के प्रधान अध्यापक के रूप में काम करते समय सेठी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल यानी 1922 तक हिरासत में रखा गया। 1923 में सेठी के पुत्र प्रकाश को गंभीर बीमारी हो गई। सेठी को टेलीग्राम भेजकर शीघ्र जोधपुर आने का अनुरोध किया गया।
उसके साथ ही सेठी को एक और टेलीग्राम मिला जिसमें गतिविधियों की बैठक के लिए बम्बई जाने को कहा गया था। बेटे का प्यार भी उन्हें कर्तव्य की राह से विचलित नहीं कर सका। अर्जुन लाल सेठी का जीवन आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। 79 वर्ष पहले आज ही के दिन 1943 में भारत माता के 4 बहादुर सपूतों को ब्रिटिश साम्राज्य से विद्रोह करने के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। 1942 में जापानी सेना ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र अंग्रेजों से छीन लिया था। उस समय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज ने जापान की सहायता से देश को ब्रिटिश शासन से आजाद कराने के लिए भारतीय युवकों की भर्ती का फैसला किया। 1942 के आखिर में लीग के 20 प्रशिक्षित युवक भारत में प्रवेश करने में सफल हो गए, लेकिन इसके तुरंत बाद उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से 4 युवकों को राजा के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए मौत की सजा सुनाई गई। ब्रिटिश ताकत के सामने निर्भीकता से अडिग वे भारत माता के 4 सपूत थे। त्रावणकोर के अब्दुल कादिर वायकॉम, त्रिपुरा के सत्येंद्र चंद्र बर्धन, केरल के आनंदन और पंजाब मेहसाणा के फौजा सिंह। விழியில் வழியும் உதிரம் முழுதும் இனியும் சரிதம் எழுதும் அசையும் கொடிகள் உயரும் உயரும் நிலவின் முதுகை உரசும் மனிதா மனிதா இனி உன் விழிகள் சிவந்தால் உலகம் விடியும்। अपने पिता के लिए अब्दुल कादिर का यही अंतिम पैगाम था। मेरी मौत को देखकर मेरे लिए दुख मत करना। एक दिन आप जान जाएंगे कि मैंने कितनी शांति और बहादुरी से मौत का सामना किया। तब आपको गर्व और प्रसन्नता होगी। 1918 में आज ही के दिन पंजाब में गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी शंभू दत्त शर्मा का जन्म हुआ था। 1942 में 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना की नौकरी छोड़ी और महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। शंभू दत्त शर्मा को स्वाधीनता संग्राम के दौरान कई बार जेल हुई। 15 अप्रैल 2016 को 97 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। अलीगढ़ के मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। वर्ष 2021 का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास में विशेष महत्व है क्योंकि आज इसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक तरफ तो आधुनिक शिक्षा की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो दूसरी तरफ स्वाधीनता आंदोलन में भी योगदान दिया। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने असबाबे बगावत हिंद पुस्तक में ब्रिटिश शासकों की आलोचना की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अनेक नेता निकले जिन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें मौलाना हसरत मोहानी, राजा महेंद्र प्रताप, अली बंधु, खान अब्दुल गफ्फार खान आदि शामिल हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में वे जर्मनी चले गए। 1915 में अफगानिस्तान में निर्वासित सरकार की स्थापना का विचार उन्होंने ही दिया था। ये पहली निर्वासित सरकार थी। ये क्रांतिकारी कदम था और स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी राष्ट्र की स्वतंत्रता के संघर्ष को तेज करने की गतिविधियों का केंद्र बन गई। ऐसा ही एक पहला असहयोग आंदोलन मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के विद्यार्थियों ने चलाया। इन घटनाओं की रिपोर्ट मिलने पर महात्मा गांधी और अली बंधु अलीगढ़ आए और विद्यार्थियों से सरकार नियंत्रित संस्थानों का बहिष्कार करने की अपील की। कैप्टन अब्बास अली भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही पढ़े थे। वे कुछ ऐसे भारतीयों में से हैं जो भारत की स्वतंत्रता के लिए मलय में आजाद हिंद फौज में शामिल हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ संघर्ष को भारत की सीमाओं से बाहर फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाई, बल्कि ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बहुप्रतीक्षित बौद्धिक चेतना पैदा करने में भी सहायक बनी।
आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कल से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर दोपहर 3 बजे से प्रसारित किया जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अलेक्जेंडर ज़वेरेव दक्षिण अफ्रीका के लॉयड हैरिस को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे। सेमीफाइनल में जोकोविच का सामना ज़वेरेव से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में फेलिक्स ऑगर और एलियासेम और डेनियल मेदवेदेव आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में कल ब्रिटेन की एमा रादुकानु का सामना ग्रीस की मारिया सरकारी से और कनाडा की लेलाह फर्नांडीज का मुकाबला बेलारूस की अरियाना सबलेंका से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पैरालंपिक खिलाड़ी देश के दूत हैं। श्री मोदी ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने विश्व में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। अपने आवास पर भारतीय पैरालंपिक दल की मेजबानी करते हुए प्रधानमंत्री ने एथलीटों के जोश और ऊर्जा की सराहना की। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम वर्षा हो सकती है। साथ ही श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर के ज्यादातर शहरों गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गैंगटोक और अगरतला में भी आमतौर पर बादल छाए रहने और 1-2 बार गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण आज से शुरू हो गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इसका उद्देश्य देश में खुले में शौच से मुक्ति में तेजी लाने में सहयोग और इसके परिणाम बेहतर बनाना है। स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण के अंतर्गत देश भर के 698 जिलों में 17,475 गांवों में सर्वेक्षण किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। कहा, ब्रिक्स विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की प्रभावशाली आवाज। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान की स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श होने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। केंद्र अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए वर्ष 2022 से सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी देश के सभी जिलों में आयोजित करेगा। सीईटी के जरिए प्रारंभ में देश भर में कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग और रेलवे के रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। भारत और डेनमार्क ने हरित ऊर्जा पर महत्वपूर्ण साझेदारी के हिस्से के तौर पर संयुक्त रूप से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का भी शुभारंभ किया। ई श्रम पोर्टल सरकार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों तक कल्याण योजनाएं पहुंचाने में मददगार साबित होगा। नागर विमानन मंत्रालय ने हितधारकों के प्रति पारदर्शी तरीके से जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 100 दिन की योजना तैयार की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास राष्ट्रीय संस्थानों की रैंकिंग में शीर्ष पर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 72 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.5% हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।